हेलो डियर। वेलकम once अगेन। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस तोमर मैथ्स की यूट्यूब चैनल पर। मैं नरेंद्र सिंह। इस समय डियर जो टॉपिक चल रहा है वो है मैट्रिक्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं। ट्वेल्थ में होंगे आप तो भी पूछा जाएगा, जेई मेंस एडवांस में है तो भी पूछा जाएगा, इसके साथ सीयूटी का एग्जाम देंगे तो भी पूछा जाएगा, एनडीए का एग्जाम देंगे तो भी पूछा जाएगा, और किसी भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम देंगे तो भी पूछा जाएगा। मतलब एक मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इसी से फिर आगे लीनियर अलजेब्रा शुरू हो जाता है जो ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो हालांकि वो सब चीज़ें आगे फिर मिलेंगी आपको, लेकिन इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेसिक से टॉप लेकर के मुझे चलना है। मतलब कोई भी चीज़ इसमें छूटेगी नहीं। इस टॉपिक को जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि हमने हर एक तरीके का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है और सभी टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अभी इसमें से क्वेश्चन मैं कम करा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि जो है 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके दोनों देख सकते हैं आप इसका। तो इस हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट आपको बनी मिलेगी अलग से इसमें से। और जो टॉपिक है उसका जो है उसमें टाइटल भी मेंशन रहेगा कि क्या इसमें पढ़ाया गया है। सभी कॉन्सेप्ट पहले एक बार आपको पढ़ना है, फिर जब कॉन्सेप्ट आप पूरा पढ़ चुके होंगे तो फिर रिलेटेड क्वेश्चन जब चलेंगे तो आसान तरीके से कर पाएंगे। इंडिविजुअल जब किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है, किसी एक छोटे से पार्ट को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है तो एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन बनता है। लेकिन जब पूरा पढ़ लेते हैं आप तो पूरा पढ़ लेने के बाद फिर पूरे टॉपिक को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनता है। और इसी में डियर जब पूरे मैथमेटिक्स को आप पढ़ लेते हैं और पूरे मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक को इंक्लूड करके क्वेश्चन जब बनाया जाएगा तो वो बन जाता है फिर जेई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है ना। जेई मेंस का क्वेश्चन होगा तो एक टॉपिक से रिलेटेड और थोड़ा सा कुछ इंक्लूड होगा इधर उधर, लेकिन जो एडवांस का होगा कॉन्सेप्ट सब वही रहता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया तैयार है तो आसान तरीके से आप कर सकते हैं, उसको बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। और वही मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको एक बार आप पढ़ के देख लेंगे तो ज़रूर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ज़रूर इस जो है चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके मुझे ज़रूर बताइए कि नहीं कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है डियर। तो इसके 2 लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स के 2 पार्ट जो है कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें से हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताया था। ठीक है ना। ऑर्डर, माइनर, कोफैक्टर, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब, किस तरीके से मैट्रिक्स बनता है, कैसे ऑर्डर होता है, कितने टाइप के मैट्रिसेस बनेंगे डिफरेंट ऑर्डर के, वो सब कुछ बताया था हमने। फिर इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपेरिजन, मल्टीप्लिकेशन ये हमने बताया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है इसके ठीक पहले वाली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है डियर वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस से लेकर के। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं खास इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ बेसिक पार्ट हैं जिनका जानना जरूरी है। तो मैं मेंशन यहाँ करूँगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी, कि जिससे आप वो भी आपके पास रहे, जानना जरूरी भी है ना। ठीक है ना डियर। तो पहले उन चीज़ को आप यहाँ पर देख लीजिए। और तो मैट्रिक्स है, पहली बात तो आप ये समझ के चलिए इसमें से कि हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक। मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जो है आज का लेक्चर 3 है ये। लेक्चर 3, इसके पहले 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं इसमें से। और आज का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा भी है कि स्पेशल कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, टाइप ऑफ मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें से डियर अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर हम लोग। और पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक पे आइए इसमें। फर्स्ट टाइप पर, फर्स्ट टॉपिक पर नहीं, फर्स्ट टाइप पर। इसमें से तो पहले तो कुछ टाइप ऐसे हैं जो बिल्कुल एक लिखना है केवल आपको जो है। ठीक है ना। जैसे कि आपसे कहा जाए कि रो मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है ना। केवल इसको जानना जरूरी है, क्योंकि लिखा रहता है कहीं पता नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा ना। दूसरा, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है डियर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक। तीसरा फिर है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स।
और इसके बाद फिर अगला है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, अब ये 4 टाइप्स के मैट्रिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, इनको वैसे ही जानना है आपको डियर। ठीक है ना। तो जब हम मैट्रिक्स में केवल एक रो लिखेंगे, एक रो आपको लिखना है, एक रो सिर्फ ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है ना, एक रो, कॉलम कई सारे हैं, ठीक है ना, रो लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब रो इसमें से 1 है लेकिन कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 3 हैं तो कुछ भी हो सकते हैं इसमें। कॉलम मैट्रिक्स में फिर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में फिर हम कॉलम एक ही लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट्स लिखें, रो कितनी भी हो सकती हैं, रो ज़्यादा होंगी कॉलम कम होंगी। इसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो कम होंगी, ठीक है ना, रो कम होंगी डियर, और कॉलम ज़्यादा होंगे, कॉलम ज़्यादा होंगे। इसको हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर है ये 2 रो है, कॉलम 3 है, यानी अगर रो को हम आर कहें और कॉलम को सी कहें तो हमेशा ध्यान रखना है कॉलम ग्रेटर देन होगा आर, यानी रो। ठीक, इसमें वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको जो है पिलर जैसे नजर आएगा। इसमें आपने ए बी सी लिखा तो रो ज़्यादा हो गई इसमें से और कॉलम कम हो गया, ठीक है ना। इसमें ये तो ये बन गया 3/2 का, तो इसको हम कहेंगे कि फिर आर ग्रेटर देन सी हो गया, यानी रो ग्रेटर देन कॉलम। ठीक है ना डियर। तो ये बेसिक पार्ट है, यानी टाइप लिखना जरूरी इसलिए था कि जैसे आपके पास नोट्स अच्छा बना रहे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं, अगले नंबर पर इसमें, और अगले नंबर पर मतलब 5th में फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 5th नंबर पर है डियर, यहाँ पर फिर जीरो मैट्रिक्स जानना जरूरी है, इसकी भी जरूरत तो है ही है ना। तो जीरो मैट्रिक्स ये क्या है, 6 नंबर में फिर जरूरत होगी आपको। जब ये चीज आपने पूरा पढ़ लिया रो कॉलम, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है ये फिर आगे बताते हैं आपको। तो पहले तो इस जीरो मैट्रिक्स में देखिए आप, जीरो मैट्रिक्स में क्या है, इसको जीरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर 2/2 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3/3 है तो फिर 3 रो 3 कॉलम होंगी, ये हम आपको बता चुके हैं, रो और कॉलम। ठीक है ना, माइन और को फैक्टर ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले, पूरा ये दोनों टॉप जो है लेक्चर में मैंने बताया है आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स डियर, इसमें से क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, मतलब कोई भी हो सकता है, n×n फॉर्म का, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसमें से। जैसे कि हमने a = लिखा 2/2 का, ठीक है ना, 3 2 1 5 ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये बन गया 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक, 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। अगर हमने जो है a = लिखा इसमें से 3/3, 3 2 1 लिख दिया हमने, 0 1 2 और -2 3 5 ये लिख दिया हमने, तो ये हो गया 3/3 का, ठीक है ना, 3/3 का मैट्रिक्स बन गया ये। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डियर शुरुआत हो जाती है किसकी, डिटर्मिनेंट की। ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप नॉर्मली कह सकते हैं आपकी मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है, यानी एक सजाने का तरीका है, रखने का तरीका, वो भी रेक्टेंगुलर सिस्टम में, रेक्टेंगल के शेप में। अब स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कहा जाता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक तरीके का अरेंजमेंट है आप ये कहेंगे, जबकि डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। 7 नंबर पर इसको लिखेंगे, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है डियर, इसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है,
डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी लिखा जाता है, DET, ए में भी लिख दिया जाता है, या फिर इसको डिटर्मिनेंट को ऐसे ब्रेक दो वर्टिकल लाइन के बीच लिखा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों हो सकता है, मॉडलस नहीं है ये। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है इसकी, ठीक। मतलब ये कि जैसे आपने ए लिखा है यहाँ पर, तो ए अगर हम डिटर्मिनेंट इसका निकालना चाहें, इसका डिटर्मिनेंट सपोज करिए निकालने जा रहे हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जब 2/2 का होगा तो इसका इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो आप लिखेंगे वर्टिकल में 3 आपने लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जब 15 होगा और -2, तो 13 आंसर आ गया। ये इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। 3/3 का भी आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये दोनों डिफरेंस है, जो बाकी हमने लिखा जो है 5 तक, तो एक तो नॉर्मल मैट्रिक्स थे, उनको जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में आता है कभी कि दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज ए रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो अगर समझे रहेंगे आप, तभी आप समझ कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से जब शुरुआत होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जरूरी है कि हमारे पास जितनी रो उतनी कॉलम हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, फिर इसी से आगे रैंक निकलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसी से आगे ट्रेस निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज करके आगे सब कुछ आगे हमें करना है भाई, ठीक है। तो पहले मैं 3/3 का एक डिटरमिनेंट आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं इसमें से, ठीक है। तो 7 नंबर में ही है ये, इफ ए इक्वल टू अब सपोज करिए कि हमने यहाँ पर लिखा A11 लिखा हमने, A12 लिखा हमने, A13 लिखा हमने, A21, A22, A23, इसी तरीके से A31, A32, A33, ये आपने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद में डिटरमिनेंट निकालना है इसका। ये मैट्रिक्स है, ये हमने लिखा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का, ऑर्डर 3/3 है इसका, ठीक है। तो फिर डिटरमिनेंट जब आप लिखेंगे तो डिटरमिनेंट लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, ऐसे लिखेंगे आप, या फिर DET लिखेंगे, या फिर डेल्टा भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो जब डिटरमिनेंट में आप लिखेंगे तो फिर वर्टिकल लाइन में आपको लिखना है 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 32 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है सुनिए। अब इसमें से जब डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो डिटरमिनेंट इसका ये होगा कि आप इसमें लिखेंगे 11 लिखेंगे और इंटू C11 प्लस A12, मतलब किसी भी रो को लेकर के, चाहे किसी एक रो को लेकर करिए, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड रो को, ये फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को, किसी को भी लेकर के डिटरमिनेंट आप निकालेंगे वो एक ही आता। तो C12 का मतलब है यहाँ पर को फैक्टर का मतलब है, C का मतलब है को फैक्टर, ठीक है ना। अब आ जाइए 13 में, तो C13 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि को फैक्टर जब लिखते हैं तो साइन भी साथ में लिखेंगे, माइनर इंटू को फैक्टर होता है -1 टू पावर, यानी साइन इंटू माइनर होता है को फैक्टर के इक्वल, ये आपको पता है, मैंने लिखाया भी है। को फैक्टर C का मतलब है कि को फैक्टर है इसमें से, ठीक है ना। C को फैक्टर है, को फैक्टर इक्वल टू क्या होता है -1 टू पावर I प्लस जे, यानी साइन होगा जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और इनटू में माइनर। माइनर क्या होता है, वैल्यू होती है एक सब मैट्रिक्स की, या सब डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं। मैट्रिक्स में लिखेंगे तो मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट में लिख देंगे तो सब डिटरमिनेंट ही कहलाएगा वो, लेकिन वैल्यू ही होती है माइनर आखिर में। तो अगर हम इसको C11 को लिखेंगे तो ये 4 बनेंगे, ठीक है ना। अगर हम C11 की बात करेंगे तो C11 का मतलब होगा कि ये 4 आपको लेना होगा, ठीक ना, ये 4 आपको लेना होगा इसमें से, ठीक। तो अब वही बात यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट A इक्वल टू, अगर हम A11 ले रहे हैं तो फिर इनटू में हमारे पास होगा A22, उस रो उस कॉलम को एक्सक्लूड कर देना है, ये ध्यान रखना है आपको, उस रो उस कॉलम को नहीं लेंगे डियर, ठीक है ना। उस रो और उस कॉलम को नहीं लिया जाएगा, बाकी जो 4 एलिमेंट हैं वो लिखिए, फिर A12 का साइन माइनस होता है तो वो लिखेंगे आप,
और फिर वही कंडीशन A12 आपने लिया, तो इस रो को यानी सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इस टी को छोड़ देंगे, टी जैसा बन रहा है इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा यहाँ पर 1 2 बचेगा, इसमें से 2 1 बचेगा, ठीक, 2 1 आ जाएगा, 21, ठीक, 21 हो गया, 21 होगा, यहाँ पर 23 होगा, और यहाँ पर 31 होगा, और 33 होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद प्लस फिर A13 है, A13 में फिर आ जाएगा A21 होगा, A22 होगा, और A31 होगा, और A33 होगा। इसको आपको डियर कैलकुलेट करना है ना। लिखने का तरीका ये भी है, चाहे आप ऐसे लिखें डिटर्मिनेंट ए, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, कभी कभी ये पूछ लेता है डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये ठीक, ये लिखने का तरीका है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ये जो है ये फार्मूला जरूर याद रखिए, बस ध्यान रखिएगा कि उस रो उस कॉलम को छोड़ना है डिटरमिनेंट निकालने के लिए। लेकिन एक खास बात आपको याद रखनी है कि जब आप डिटरमिनेंट निकाल रहे होंगे तो किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर ज़्यादा जीरो दिख जाए, मान के चलिए किसी में 2 जीरो है, एक ही एलिमेंट है, तो फिर उसी को लेकर एक्सपेरिमेंट करिए। लेकिन बस उस एलिमेंट का साइन ध्यान रखिए कि 21 से शुरू कर रहे हैं आपकी, 31 से शुरू कर रहे हैं आपकी, 11 से शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कि 12 से शुरू कर रहे हैं, 13 से शुरू कर रहे हैं, जहाँ से भी शुरू कर रहे हैं उस एलिमेंट का साइन जरूर आप देखिए कि क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, बस इतना डिफरेंस इसमें से होगा। तो डियर डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए डिटरमिनेंट हमने आपको बताया कि इसमें ऐसे निकालते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जरा डिटरमिनेंट का, जरूरी भी है वो भी जान लीजिए। एक जीरो वाला भी मैं लेके दिखा देता हूँ आपको एक, और एक नॉर्मली ऐसे भी, जो एक एक एग्जाम्पल इसका हो जाना जरूरी भी है। तो एग्जाम्पल 1 पर आ जाइए। बेसिक चीज़ है, हो सकता है कि आपने इसको पढ़ा हो अच्छी तरीके से, लेकिन एक बात मैं फिर भी कह दे रहा हूँ कि हर एक वीडियो में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हम कुछ ऐसी बताएंगे कि हो सकता है कि आपने उनको ना भी पढ़ा हो, इसलिए ज़रूर देखें आप उसको, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलें। हो सकता है कि सब आपने पढ़ा भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है, संभव है ये, कि शायद आपने ना पढ़ा हो उसको, ठीक है ना, क्योंकि कई चीज़ें नई हम बना करके भी देते रहते हैं और वो मिल सकती हैं आपको इसमें से। इफ़ ए इक्वल टू, सपोज करिए हमारे पास इसमें से लिखा है ए इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है ये, ए इक्वल टू है 2 3 5 1 0 2, ये लिखा हमने, और -2 1 1, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमें निकालना है कि डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ए कितना होगा ये निकालना हमें। तो फिर आ जाइए डियर इसमें सॉल्यूशन में, जब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो लिखेंगे ऐसे इसको, पहले आपने 2 लिया, अब इसके बाद 0 और 2 बचा, 1 1 बचा, ठीक, -3 लिया आपने, फर्स्ट रो को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना, बाई R1, ठीक, बाई R1 लेके चल रहे हैं, ये हो गया। सेकंड लिया आपने, तो 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, ये बच गया। अब +5 हो गया, +5 में फिर 1 0 और -2 1। आप उस रोज कॉलम को छोड़ के फटाफट लिख दीजिए, तो देर नहीं लगेगी, बड़ी स्पीड से कर पाएंगे और सही भी हो जाएगा। ये देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये पहले लिखना है, ये हम आपको बता चुके थे कि अगर ABCD ऐसे लिखा है डिटरमिनेंट में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में मेन डायगोनल का पहले लेंगे, ये वाला AD पहले लेंगे, फिर माइनस जरूर लगेगा फार्मूले में, फिर BC लेंगे। तो ये 0 हो गया, तो ये -2 बचा, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा, फिर -3 है, फिर यहाँ लेंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 2 जब 4, तो 1 + 4, तो 5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, +5, ये 1 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 15 हो गया, ये 5 है, और ये -4 है, तो ये 15 हो गया, 15 4 19 हो गया, 19 में से 5 निकल जाएगा, 19 -19 में से 5 निकल जाएगा, तो बचेगा -14, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन पर जरा करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ये ले लें एग्जांपल, इसमें सपोज करिए हमने ले लिया यहाँ पर, इफ ए इक्वल टू 5 3 -2
इसके बाद 4 0 0 और इसके बाद फिर है -3 2 1, ये होगा। अब 3/3 का मैट्रिक्स है इसमें और आपको फाइंड करना है देन डिटर्मिनेंट ए कितना होगा इसमें से, ये निकालना है आपको। अब यहाँ पर डियर सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन आसान हो गया ये, क्योंकि हम R2 को लेकर के कर लेंगे। इसमें ज़्यादा जीरो है तो सीधे इसका यूज कर देंगे बाई R2। ध्यान रखना है आपको, ये मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट निकालते समय ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम जल्दी कर लें। बाकी रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे आगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, वो फिर कुछ और निकालने के लिए काम आता है, तब फिर उसमें भी यहाँ भी यूज फिर कर सकते हैं आप, ज़रूरत है बिल्कुल कर सकते हैं अगर बड़ा है तो। 3/3 में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो जब R2 को ले रहे हैं तो यहाँ देखिए 21 है, तो जब 21 लेंगे तो 21 का साइन आएगा पहले -4 आएगा। हम -4 लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर बाकी इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो बचेंगे 3 -2, यानी ये कॉलम और ये रो पूरा छूट गया -4 लेने पर, ये छूट गया तो बचा कितना आपके पास, बच गया आपके पास 3 -2 बचा और 2 और 1 बच गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन करिए तो ये 3 हो जाएगा और ये -4 +4 आ जाएगा, तो -4 3 × 1 फिर माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, ये हो गया 4 3 7 7 4 28, तो माइनस का 28 आ गया। अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा माइनस आता है, पहला भी माइनस आया फिर 28 आ गया, आ गया तो आ गया, वो तो कोई क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं, कुछ भी आ सकता है उसमें से, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट तैयार करना है, क्वेश्चन रटना नहीं होता डियर, ये ध्यान रखिए कि मैथ का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए और जब किसी क्वेश्चन को पढ़िए तो उसको ऑलराउंडर पढ़िए उसको, यानी 360 डिग्री पर चारों तरफ सर्कुलर शेप में समझिए कि कुछ भी आ जाए हम इसको कर सकते हैं, कुछ भी बदला जाए हम कर सकते हैं, ऐसे आपको तैयार करना होता है। तो अगर हम जो है किसी भी रो या कॉलम में ज़्यादा एलिमेंट दिए हैं, जीरो एक ही डिजिट बच रही है, 2 बच रही हैं, तो उसी को लेकर हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहते तो R2 यहाँ भी लगा सकते थे, तो ये लिखते आप, ये जीरो हो जाता है, ये इसको लिखते, क्योंकि बाकी इसमें जो भी पार्ट आएगा वो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, ये वाला भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है ना। तो लिखने का कोई मतलब नहीं रहता भैया। तो ये तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है, दोनों हमने आपको बता दिया, जिसकी ज़रूरत आगे पड़ती रहेगी। अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स की शुरुआत हो गई डियर, तो अब यहाँ से शुरू होगा आगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर अगला शुरू होगा डायगोनल मैट्रिक्स, जो अभी आपने कितने पढ़े इसमें देखिए, 6 तक आपने पढ़ा था, 7 तक। अब आ जाते हैं 7 के बाद 8th नंबर पर आइए, तो 8th नंबर में अब शुरू हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें है क्या खास, ये पहले देखिए। डायगोनल मैट्रिक्स से लिखने का तरीका ये भी होता है, ऐसे भी लिखा जाता है, DIAG लिख दिया जाएगा और यहाँ पर जो है एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, जितने एलिमेंट्स होंगे कामा लगा करके आपको ऐसे लिख देना, ये भी लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। क्या है खास, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर डायगोनल बनेगा ही नहीं कंप्लीटली, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब आप मैट्रिक्स को लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को, तो हमारे पास एलिमेंट होगा AIJ। अब ये जीरो हो जाएगा और कुछ जगह पर ये जीरो नहीं होगा, कुछ जगह पर ये जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा बट, लेकिन कहाँ जीरो होगा भाई, जब I और J इक्वल ना हो। कहाँ पर जीरो नहीं होगा, जब I इक्वल टू J हो, और जब I नॉट इक्वल टू J है तो जीरो नहीं होगा। ये लिखने का तरीका है, एक फंक्शनल शेप, ठीक है ना डियर, ये फंक्शनल तरीका लिखने का, एक समझने का, एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कह रहा है इसमें डियर कि अगर हम I और J को इक्वल कर दें, मतलब जैसे 1 1 लिखा हमने, 2 2 लिखा, 3 3 लिखा, तो वो जीरो नहीं होगा, और बाकी जितने भी हैं वहां पर तो इक्वल होगा नहीं। जैसे आप मैट्रिक्स लिखते हैं आप, तो AIJ का मतलब होता है
कि ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोला तो ये सेम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या बराबर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपने लिखा। अब आप इसमें से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये बना है मैट्रिक्स, इसमें जो है आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि कहाँ पर है डियर, इसमें से कहाँ पर है भाई रो और कॉलम सेम। ये देखिए 22 33 इस पर है। इसी को हम कहेंगे मेन डायगोनल। ये पहले से पढ़ा है मैंने, सब आपको बताया है, ठीक है ना। सब चीज़ें सीरियल से मैं चला भी रहा हूँ, बिल्कुल आप एक एक देख सकते हैं। डायगोनल, मेन डायगोनल, ठीक है ना। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे और बाकी सब जीरो हो सकता है नहीं बल्कि होगा ही। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कुछ भी और ये दोनों जीरो, यहाँ कुछ भी लिखा लेकिन बाकी जीरो, यहाँ आप जीरो ही लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी हम लिखें तो मेन डायगोनल ये आ गया। अब डियर मेन डायगोनल जो है ये है मेन डायगोनल, ठीक। तो मेन डायगोनल हमारे पास रहेगा, बाकी सब जीरो होंगे। इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर खास चीज़ें इसमें और क्या क्या मिलेंगी वो समझिए आप। जब आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो पहली बात इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल। पहली बात ये, डिटर्मिनेंट तुरंत एक सेकंड में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो इसका इन्वर्स होगा, डिटर्मिनेंट का जो इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स मैट्रिक्स आगे पढ़ेंगे आप, वो होगा सीधे इन्वर्स कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे डायगोनल एलिमेंट्स का। डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल, जैसे 2 3 है, आगे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, तो आपको 1/2 1/3 आपको कर देना है। मतलब ये कि जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया कि a इक्वल टू हमारे पास है 2 है 3 है, सॉरी 2 4 है, इसमें 2 0 0 और 0 4 0 0 0 3, ये है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हमें निकालना है कि ए इनवर्स कितना होगा। तो फिर ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सीधे सीधे ये हो जाएगा 1/2 0 0 0 1/4 0 0 0 और 1/3, ये हो जाएगा डियर, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम इनवर्स निकाल लेंगे। अगर इसी में डिटर्मिनेंट की बात आ जाती, डिटर्मिनेंट अगर है तो 4 2 3, ठीक है ना, 2 4 3, ये हो गया 4 2 8 8 3 24, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूरी हमने लिखी कि किस तरीके से है क्या वो, ठीक है ना। फिर डिटर्मिनेंट कैसे आप निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें से, अगर इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो ट्रांसपोज बिल्कुल सेम रहेगा। यही जो है कुछ चीज़ बदलेगी नहीं इसमें से, इसका ट्रांसपोज भी वही रहेगा, ठीक है ना डियर, ट्रांसपोज भी वही रहेगा, कुछ भी से इसमें से बदलेगा नहीं। अगर इसे को फैक्टर निकालें, देखिए तो जैसे 11 का हम निकाल रहे हैं, इसका हमने निकाला ए का, तो ये क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, ठीक है ना, ये BC आ जाएगा, बाकी जीरो हो गया। फिर जो है इसका हम को फैक्टर निकालेंगे, जब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो ये जीरो सब जीरो होता चला जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, मतलब अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसका ट्रांसपोज भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, एडजॉइंट भी उसका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट भी, यही चीज़ें खास हैं जो आपको जानना भी है इसमें से, ठीक है ना। हमने कहा नहीं आपसे कि जब हम किसी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, बीच के पोर्शन को, सब टॉपिक को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। क्योंकि अगर वो पूरी चीज़ें आपको पता है तो फिर आप मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को बहुत बढ़िया आप कर पाएंगे, इजीली कर लेंगे आप उसको, ठीक है ना। अब बोर्ड तो फर्स्ट क्लास होगा ही आपका 12th, उसमें नो डाउट। अगर इसके साथ फिर आप जो है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हैं आप, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे हैं डियर, ठीक है ना, इसमें से ये मैथमेटिक्स आती है,
ठीक है ना, चाहे जिस मैथ जो है एग्जाम को देखेंगे सभी में आता है लगभग, तो उसको भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इतना चारों तरफ से पढ़ा हुआ है कि वो आपका क्लियर हो जाएगा, 100% अच्छा कर लेंगे। तो अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं डियर, तो क्या होता है, एडजॉइंट में सभी को फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो जब हम इसका को फैक्टर निकालेंगे ए का, तो BC आएगा, ठीक है ना। जब बी वाला निकालेंगे, तो जब बी का निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो 4 बचेंगे, ठीक है ना। तो फिर AC आएगा, ठीक है ना, फिर AC आएगा। और इसके बाद फिर जो है आगे निकालेंगे C का, तो जब C का निकालेंगे तो AB आएगा, और बाकी सब जीरो होंगे। मतलब ये, मैं नेक्स्ट में आ जाता हूँ जरा, आप ये समझिए इसमें से डायगोनल में कुछ खास चीज़ें। अगर इसमें जो है आपके पास ये दिया हुआ है कि मैट्रिक्स डायगोनल है, आपके पास ये 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, और ये जीरो हो गया, ये C, तो कितनी चीज़ें आप इससे पढ़ सकते हैं वो पूरा आप देख लीजिए। पहली बात, डिटर्मिनेंट मैंने उधर लिखा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आप देख सकते हैं। नंबर 1, एक बात ये कि डिटर्मिनेंट आप तुरंत निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। नंबर 2, अगर ए आपको पता है तो ए इनवर्स आप तुरंत निकाल लेंगे। ए इनवर्स हो जाएगा इसका 1/A, 0 0 0 1/B, 0 0 0 1/C, ये आप तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है ना। दूसरा हो गया। तीसरा, आप इससे ट्रांसपोज ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज और कुछ नहीं, वो सीधे सीधे ए के इक्वल ही होगा। आगे पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स भी आगे पढ़ना है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि उस मैट्रिक्स के बारे में समझ लीजिए ना कि कितनी चीज़ें हैं वो, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पर जब हम एडजॉइंट निकालेंगे इसका, इस डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, तो आगे एडजॉइंट भी पढ़ना है डियर, लेकिन लिखने का तरीका जो है आप समझ लीजिए। एडजॉइंट ए निकालेंगे जब डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी डायगोनल होगा। मतलब अगर ये डायगोनल है, ठीक है ना, तो ये भी डायगोनल होगा, ट्रांसपोज भी डायगोनल होगा, और साथ में एडजॉइंट भी डायगोनल होगा। ये सब के सब डायगोनल मैट्रिक्स ही होंगे, ठीक है ना, सब के सब। अब ये कहेंगे आपकी सर ये इतनी सारी चीज़ें, बिल्कुल 1 मार्क्स में आ सकती हैं, आपके जो है 12th बोर्ड में आ जाते हैं 1 मार्क्स में कहीं भी, कि अगर ए डायगोनल है तो क्या इनवर्स डायगोनल होगा, क्या एडजॉइंट डायगोनल होगा, क्या ए ट्रांसपोज डायगोनल होगा। ये कुछ भी उसमें से पूछ सकता है उसमें से, ठीक है ना। तो जब एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ये आएगा कि जैसे ए है यहाँ पर, तो ए नहीं BC होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक। बाकी दोनों जीरो होंगे, फिर ये जीरो। अब यहाँ बी का निकालेंगे तो बी नहीं AC होगा, बाकी जीरो, फिर यहाँ पर जीरो, अब C नहीं, यहाँ पर AB होगा। ये डियर इसका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, को फैक्टर सभी निकालते हैं। एडजॉइंट का मतलब आगे पढ़ेंगे आप जो है। एडजॉइंट का मतलब होता है कि जब किसी का एडजॉइंट आप निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो फिर वो C ट्रांसपोज के इक्वल होता है। C का मतलब है, बता चुके हैं अभी, आज ही हमने बताया है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होता है। तो इसकी अभी जरूरत नहीं, पहले जानना जरूरी है कि किस तरीके से डायगोनल में हम जल्दी जल्दी बना देते हैं, फिर ये आगे मिलेगा ही आपको पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए। तो ये पूरी चारों चीज़ें हमने बता दी जो खास खास आगे पढ़ना है अभी, ठीक है ना। अब एक बात और, इतना ही नहीं, अभी अभी आप देखते जाइए कितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पास में। स्पेशल क्यों है ये, ऐसे नहीं है, आप पढ़े हैं लेकिन फिर भी मैं उसको स्पेशल कर देता हूँ, तो जिससे क्या क्या चीज़ें आप एक साथ आपको मिल रही है ना। सबसे बड़ी बात यह है डियर, इसमें एक साथ पूरा मिल रहा है। जब आप जो है शुरुआत करते हैं पहले से, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये सब चीज़ें होती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात तो नॉन सिंगुलर होता है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए जो है इसको हम कहते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं डियर क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये कहते हैं इसको। 5वें नंबर पे आपने पढ़ा। 6वें नंबर पर फिर ये है, देखिए जरा, 6वें नंबर पर जब सिंगुलर नॉन सिंगुलर आपने पढ़ा, आगे पढ़ना है इसमें से आपको, ठीक है ना। इसके बाद फिर नंबर आता है कि ट्रांसपोज क्या होगा, वो हमने बता दिया। इसके बाद आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये स्क्यू नहीं होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
अगर ये कहा जाए कि क्या है ये, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, DIAG अगर लिख दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, DIJ जैसे ये लिखा है ABC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक आगे पढ़ेंगे, सिमेट्रिक होता क्या है डियर, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जान तो लीजिए कि होता क्या है भाई, डायगोनल है तो डायगोनल होता क्या है, क्योंकि अगर वहां पर हम सिमेट्रिक में ये सब चीज़ें लिखाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। अभी केवल डायगोनल में ही हमने शेर सब चीज़ें पूरी बता दी आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हालांकि मैं वो भी चीज़ें लिखता जाता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो सेम आ जाता है, वही वैल्यू आ जाती है। अब ये है कि ये ट्रांसपोज क्या होता है भाई, ए ट्रांसपोज ये होता है कि जैसे हमने ए लिखा है, इसी में जो है आगे मैं बताता हूँ, जैसे हमने ए इक्वल टू लिखा, सपोज करिए कि 2 3 4 5 लिखा हमने, 2 3 4 5, तो फिर अगर हम निकालना चाहते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो रो को कॉलम में बदल देंगे। ये 2 3 पहली रो है तो 2 3 पहला कॉलम हो जाएगा, ये 4 5 दूसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम, यानी रो को जो है कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देंगे। आगे डिटेल से पढ़ना है इसको, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है तो वो जानना जरूरी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये। अब इसके बाद सिमेट्री के बाद फिर आता है कि ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बाद फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स। तो ये सभी चीज़ें हमने डायगोनल की लिख दी लिया, ठीक है ना। पूरी चीज़ 6 चीज़ें हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, यानी 6 कॉन्सेप्ट इसके हैं डायगोनल के लिए। अब इसी में एक बात और आ जाता है आगे चल करके, फिर आइगन वैल्यू क्या होती है, तो ट्रांसपोज से आइगन वैल्यू बड़े आराम तरीके से निकाली जा सकती है। और भी कई चीज़ें हैं तो वो फिर आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डियर नेक्स्ट नंबर पर। ये क्वेश्चन नंबर आपने 8 पढ़ा है, कॉन्सेप्ट नंबर टाइप, जो अब इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है, जहाँ से ज़्यादा मिलेंगी आपको। अब 9 नंबर में आ जाइए, ठीक है ना। तो 9 नंबर में क्या करना है आपको, ठीक है ना। 9 नंबर में ये है डियर यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही लिखना है आपको। स्केलर मैट्रिक्स ये है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि एक डायगोनल ही होता है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स ही है ये, और कुछ नहीं है ये। बस डिफरेंस क्या है इसमें से, इसमें डिफरेंस ये है कि ए इक्वल टू, जब आप लिखेंगे उसी तरीके से, केवल डायगोनल जैसा ही लिखना है, ठीक है ना, डायगोनल जैसा ही लिखना है डियर। बस यहाँ लिखेंगे ये 0 जैसा था, यहाँ लिखेंगे कोई भी वैल्यू इक्वल टू के, नॉट इक्वल टू ना लगा करके 0 के लिख देंगे, यानी कोई सेम वैल्यू होगी एलिमेंट में, ठीक है ना। लेकिन कब होगी ये, जब आई नॉट इक्वल टू जे। और यहाँ कब होगा, जब आई इक्वल टू जे। मतलब कुल मिलाकर के बात ये आ गई कि स्केलर मैट्रिक्स में आपको करना क्या है कि किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में पूरी की पूरी डायगोनल की प्रॉपर्टीज हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसमें आपने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज करिए के ही ले लिया, तो बाकी सब 0 होगा, केवल मेन डायगोनल में ही रहेगा। लेकिन मेन डायगोनल में के ही रहेगा, सेम चीज रहेगी, बदलेगा नहीं, ठीक है ना, बदलेगा नहीं। इसमें से कोई भी एग्जांपल आप ले लें, जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 3 ले लिया, तो 3 3 ही रहेगा, फिर 3 3 ही रहेगा, तो फिर हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर हम इसको कहेंगे डियर क्या, स्केलर मैट्रिक्स, यानी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, वो नहीं बदलेंगे, ठीक। 3 बाई 3 है या 2 बाई 2 है, कोई भी हो, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से बाकी जो आपने डायगोनल में पढ़ा है सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो डायगोनल की प्रॉपर्टीज हैं डियर वही स्केलर की प्रॉपर्टीज है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल डिटर्मिनेंट आप पढ़ लीजिए। तो डिटर्मिनेंट भी वही है, के इंटू के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो के क्यूब हो जाएगा, कोई वैल्यू। जैसे इसकी बात करें डिटर्मिनेंट की, तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 3 टू पावर 3 आ जाएगा। 3 टू पावर 3 का मतलब हुआ कि 27 आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट हमने लिख दिया है, बाकी कुछ भी लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, केवल जानना जरूरी था कि स्केलर है क्या डियर ये, ठीक है ना, स्केलर के बारे में पता होना चाहिए था बस। अब इसके बाद फिर इसमें और डिटेल नहीं, क्योंकि पूरा वही है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, कुछ 10 नंबर पार्ट पर। तो 10 नंबर है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं आपको इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे, ठीक है ना। ये भी एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ये भी क्या डियर, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है ये। तो इसको लिखने का जो तरीका है बिल्कुल उसी तरीके से कि हम ए आई जो लिखेंगे एलिमेंट्स, वो यहाँ पर अब 1 लेंगे, मतलब सेम लेंगे, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। इसको स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। स्केलर भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। डायगोनल तो है ही है, यूनिट यानी यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर और डायगोनल दोनों कह सकते हैं। स्केलर को डायगोनल और स्केलर दोनों कह सकते हैं, लेकिन अगर केवल डायगोनल है, डिफरेंट एलिमेंट्स को जो लिखे हैं, तो वो डायगोनल ही होगा, ठीक है ना। मतलब आइडेंटिटी में सब कुछ है, ये इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कंडीशन वही है, इसमें आई नॉट इक्वल टू जे और इसमें आई इक्वल टू जे, जिस तरीके से आपने इसमें जो पढ़ा। इक्वल टू नॉट इक्वल टू जे है तो 0, तो वो तो सब में कॉमन चल रहा है, वही चीज़ रहेगी, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका बहुत बेस्ट है डियर इसमें से। अब इसको डिनोट किससे करते हैं ये भी ध्यान रखिए। इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट यानी रिप्रेजेंट करेंगे डियर, इसको किससे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई एन। आई एन, एन का मतलब है आर्डर, जो भी होगा वहाँ पर। तो अगर हमने सपोज करिए कि लिखा 10, दो ही लिखा हमने 10, तो फिर इसको 2/2 कहेंगे और इसको I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने ए इक्वल टू 3 एलिमेंट्स का लिखा 0 0, जितना बढ़ाते जाएंगे वो लिखते जाएंगे, फिर आपको लिखना है, वो फिर कॉमन सेंस है, सीधा सीधा, है ना, सिंपल सी बात है ये। तो ये हो गया 3/3 का। तो जब 3/3 का होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे I3 से। I4 I5 जो भी IN है वो लिखते रहेंगे। लेकिन खास बात क्या होगी डियर इसकी, कि डिटर्मिनेंट ए, मतलब चाहे IN जो भी लिखा है वो 1 के इक्वल ही होगा हमेशा, वो बदलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 × 1 × 1 होगा। बाकी पूरी डायगोनल की प्रॉपर्टीज होंगी। पहली बात तो ये, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि पूरी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डायगोनल की ही होंगी, कुछ भी नया नहीं होगा इसमें। लेकिन एक नया तो होगा भाई, नया एक ये होगा कि हमने आपको बताया था कि जनरली दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने A × I किया, ए कोई भी है, कुछ भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आई एन भी वही सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डर आई का और ए का सेम होना चाहिए, तभी जरूरी है। आई एन क्योंकि स्क्वायर है ना। आई एन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसीलिए कहा जाता है इसको, अभी आपको पता लगेगा इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर कंडीशन होगी कि ए से हम आई का मल्टीप्लाई करें पहले, या फिर आई से ए का मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ए के इक्वल ही रहेगा, ए के इक्वल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसीलिए इसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे दो डायगोनल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो डायगोनल मल्टीप्लाई जब किए जाएंगे, तो मैं आपको डायगोनल वाला भी आपको दिखा देता हूँ करके अभी, ठीक है ना, और ये वाला भी हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना डियर। तो प्रोडक्ट इसमें बता देते हैं। बाकी यूनिट मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट वही होगा, डिटर्मिनेंट 1 होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो खास थी वो हमने आपको बताया, इसका डिटर्मिनेंट एक खास था, दूसरा ये खास था। ये दो चीज़ें इसमें से डिफरेंट हैं, बाकी सभी में ये अलग ही चीज़, पूरा का पूरा जो है डायगोनल वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें से लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। और इसके बाद ज़रा एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, देखिए
मल्टीप्लाई करा करके आपको, देखिए जरा एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने दो डायगोनल लिया, सपोज करिए कि हमारे पास ए है, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 2 0, छोटा सा लेते हैं 2 by 2 का, समझाने के लिए पर्याप्त है उतना, मेन कॉन्सेप्ट होता है समझने का। 0 3 ये लिया हमने, ए इक्वल टू ये है, और बी इक्वल टू हमने ले लिया, ये है 4 0 0 1, ये लिया हमने। अब हम ए बी करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई में आपको बताया था कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। हमने उस दिन बताया था आपको कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो लेंगे, ठीक है ना, पहली रो, और जो है इसके बाद पहला कॉलम ये लेते हैं, पहले पहले करेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का जब करेंगे तो 2 से 4 हो गया तो 8 आ गया, बाकी दूसरा 0 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद अब दूसरे वाले में दूसरे कॉलम का करेंगे, तो दूसरा कॉलम जैसे 0 1 है, तो 0 से 1 और 1 से 0, तो ये 0 हो गया, देख रहे हैं आप। अब 0 3 में आ जाएंगे, तो 0 3 में जब करेंगे तो 4 0 3 0, तो ये 0 आ जाएगा। और ये इसके बाद जब करेंगे दूसरे का तो ये 0 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1। आपने ये देखा कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, यही बात आपको मुझे समझाना था यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स एक मिनट, ये भी कुछ आ जाता है इसमें से। डायगोनल मैट्रिक्स is also diagonal matrix, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कहा कि वही चीज हो जाती है, मतलब ये कि जैसे a इंटू बी है ये, और यहाँ पर हमने लिखा जो है ए बी, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा दिया ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये हो गया। इसके साथ बी है हमारे पास पी 0 0 0 क्यू 0 0 0 आर, ये है हमारे पास। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट केवल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ए पी हो जाएगा, इधर बी क्यू हो जाएगा, ठीक, और इधर सी आर हो जाएगा, सी आर, बाकी 0 0 और 0 0, ठीक है ना डियर। इस तरीके से आप डायगोनल मैट्रिक्स को भी आप निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी। एक चीज ये हमने बता दी आपको, ठीक है ना डियर। तो आज हमने जो है यूनिट मैट्रिक्स तक बताया है, इसके बाद अगला टॉपिक यानी 10 तक आज होगा है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर 11 से शुरू करेंगे हम, जिसमें से शुरुआत होगी वहां पर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, ठीक है ना। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो है, जैसे अभी हमने बताया है। अब कॉन्सेप्ट बताने के साथ जब हम आगे पूरा ये बता चुके हैं, जब क्वेश्चन में आएंगे तो फिर क्वेश्चन धुरंधर क्वेश्चन होंगे डियर, ठीक है ना, फिर सब यूनिक क्वेश्चन होंगे और बहुत ही कमाल के होंगे। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल एक एक करके आप देखते जाइए। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बना रहे हैं कि बड़े आराम से वो तैयार हो जाए आपका टॉपिक, ठीक है ना। हाँ, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है ना, लाइक कमेंट जरूर करिए डियर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने साथियों को जरूर शेयर करिए। ओके डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,